नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र विराट और स्वागत करता हूं आपका विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आप लोग के सामने हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं, समझते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला सवाल है कि महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। और आपके पास ऑप्शन है ए में 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1027, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज ये जो सेशन है आप लोग को बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और या फिर और भी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए लगभग काम में आएगा। चलिए, चूंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। तो चलिए इसके पहले आंसर जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए, अगर हम बात करें महमूद गजनवी का, ठीक है, महमूद गजनवी की अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनवी जो है ये मध्य अफगानिस्तान में, ठीक है, कहाँ, मध्य अफगानिस्तान, मध्य अफगानिस्तान, मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का, ठीक है, गजनवी राजवंश का, ठीक है, गजनवी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, अगर हम महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी जो है ये गजनवी राजवंश का शासक था। ठीक है, किसका शासक था? तो गजनवी राजवंश का शासक था जो मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित जो है गजनवी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था ये महमूद गजनवी, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो पूर्वी ईरान, ठीक है, पूर्वी ईरान, तो पूर्वी ईरान भूमि में, पूर्वी ईरान की अगर बात करें तो पूर्वी ईरान भूमि में विस्तार के लिए महमूद गजनवी को जाना जाता है। और महमूद गजनवी की अगर बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार, ठीक है, भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। यानी महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसने अपना अंतिम आक्रमण की अगर बात करें, ठीक है, महमूद गजनवी भारत पर कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया है। लेकिन अगर हम महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण की अगर बात करते हैं तो इसने अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में, ठीक है, 1027 ईस्वी में ये जाटों के विरुद्ध में, ठीक है, जाटों के विरुद्ध में किया था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध में किया था। ध्यान दीजिएगा, अगर महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी जो है, ठीक है, ये मध्य अफगानिस्तान का, ये गजनवी राजवंश का ये शासक है, गजनवी राजवंश का शासक है। ठीक है, और ये जो है पूर्वी ईरान में भूमि साम्राज्य विस्तार के लिए इसे जाना जाता है। और ये भारत पर कुल मिलाकर के 17 बार इसने आक्रमण किया, और अंतिम जो आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में जाटों के विरोध में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है कि महमूद गजनवी ने अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है आप लोग के सामने यहाँ पे मौजूद है। सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। ठीक है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। तो हम चलिए बात करते हैं विख्यात सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सुल्तान महमूद के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए देखते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। ठीक है, तो एक प्रोफेसर इलियट की अगर बात करें, ठीक है, इलियट, तो प्रोफेसर इलियट की अगर बात करें तो इनके अनुसार जो है गजनवी जो है ना, ठीक है, गजनवी जो है, तो गजनवी ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। ठीक है, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने तथा धन्य की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर 17 बार आक्रमण किया था। आपने इसके पहले आपने देखा महमूद गजनवी की बात आपने सुना, तो महमूद गजनवी जो है ये इस्लाम धर्म का प्रचार करने के ख्याल से, ठीक है, इस्लाम धर्म की प्रचार करने तथा धन की महत्वाकांक्षा लिए
ये इसने सोचा था कि भारत को हम लूटेंगे, भारत में जितना भी धन होगा उसको लूट करके लाएंगे, ठीक है, और उसको अपने यहाँ ला करके उसका यूज करेंगे, काम लाएंगे। तो इसका जो महत्वाकांक्षा था, इसकी जो सोच थी, ठीक है, गजनबी की, तो गजनबी की सोच थी भारत आकर के यहाँ लूटना, यहाँ के धन दौलत को लूटना, ठीक है। और यही सोच को लेकर के इसने 17 बार आक्रमण कर दिया था भारत पे, और 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। और साथ ही साथ इसने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। ये किनके अनुसार? तो प्रोफेसर इलियट के अनुसार बात की जा रही है, प्रोफेसर इलियट के अनुसार बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि गजनबी ने, यानी महमूद गजनबी ने, यानी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के ख्याल से और साथ ही साथ यहाँ से धन को लूटने के ख्याल से इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद उसका भारत पे पहला अगर आक्रमण की बात करें, महमूद गजनबी के अगर भारत पे पहला आक्रमण की बात करें, तो सीमांत जो क्षेत्र है ना, सीमांत क्षेत्र, ठीक है, सीमांत क्षेत्र पंजाब, ठीक है, सीमांत क्षेत्र पंजाब पर इसने पहला आक्रमण किया था, ठीक है। गजनबी ने पहला आक्रमण जो किया था भारत के सीमांत क्षेत्र पंजाब पर पहला इसने आक्रमण किया था। अगर हम बात करें सुल्तान महमूद की, ठीक है, सुल्तान महमूद, तो ध्यान दीजिएगा, सुल्तान महमूद जो है, सुल्तान महमूद गजनबी ने 1026 ईस्वी में विश्व विख्यात सोमनाथ जो मंदिर है, ठीक है, सोमनाथ जो मंदिर है, ये विश्व विख्यात मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो है विश्व विख्यात मंदिर है, ठीक है। तो विश्व विख्यात मंदिर है, तो सुल्तान महमूद ने ध्यान दीजिएगा, सुल्तान महमूद गजनबी ने 1026 ईस्वी में विश्व विख्यात मंदिर, ठीक है, विश्व विख्यात मंदिर जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में, ठीक है। तो इस पर इसने आक्रमण किया, ठीक है, इस पर इसने आक्रमण किया। यानी आक्रमण के समय वहां का चालुक्य शासक भीम प्रथम, ठीक है, भीम प्रथम का शासक था, वहां शासन था, ठीक है, भीम प्रथम का शासन था वहां, ठीक है। और उसी क्षेत्र में इसने 1026 ईस्वी में सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था आक्रमण करके। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ पे सवाल है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद, ठीक है, सुल्तान महमूद ने। देखिएगा, ध्यान देते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है आपके सामने, सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमने अभी बताया, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को जो आक्रमण जो किया था सुल्तान महमूद ने, ठीक है, महमूद जिसको गजनबी कहते हैं, ठीक है, महमूद गजनबी, सुल्तान मतलब वो जो राजा होता है वहां का, तो राजा को सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान महमूद जो है, यानी गजनबी ने, महमूद गजनबी ने, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? सुल्तान महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने ही ये सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, ठीक है। और उस समय वहां का जो शासक था वो भीम प्रथम था। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण करके, मतलब यहाँ आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात में। 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत में। और इसके पहले हमने क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में इस सवाल को देखा था कि महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। इसे किस ख्याल से आक्रमण किया था भारत पे? तो इस्लाम धर्म का प्रचार के ख्याल से, और साथ ही साथ यहाँ के धन को लूटने की महत्वाकांक्षा को लेकर के आया था, ठीक है। और उस समय गुजरात में जाकर के, जहाँ सोमनाथ जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर था, और इसको इसने नष्ट किया 1026 ईस्वी में। उस समय वहां का जो शासक था भीम प्रथम था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सुल्तान महमूद, यानी महमूद गजनबी, ठीक है। चलिए, या सुल्तान महमूद कह सकते हैं या गजनबी कह दीजिए, महमूद गजनबी या महमूद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए वही सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो हमने अभी ही बताया, महमूद गजनबी ने। किसने किया? महमूद गजनबी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अगला सवाल आप लोग के सामने है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुसलमान था वो कौन था? ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान के। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अरबों ने, ठीक है, किसने? अरबों।
अरबों ने, अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी, कितना, 712 ईस्वी में भारत के सिंध, ठीक है, भारत के सिंध पर पहला, भारत के सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था, पहला सफल आक्रमण किया था, ठीक है, सफल आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर इसने, ठीक है, भारत के सिंध क्षेत्र पर, यानी भारत के सिंध पर पहला आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय सिंध का जो शासक जो था ना, सिंध का जो राजा जो था, उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। ध्यान दीजिएगा, सिंध का जो राजा था उस समय, ठीक है, जिस समय अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर जब पहला आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस समय जो वहां का सिंध का जो राजा था, सिंध का जो वहां का जो यानी राजा जो भी था, यानी कौन था? दाहिर था। वहां का राजा कौन था? दाहिर था, ठीक है, शासक जो था दाहिर था। सिंध के बंदरगाह, सिंध का ही बंदरगाह था, सिंध का क्या था? बंदरगाह। तो सिंध का जो एक बंदरगाह था जिसका नाम था, देवल। क्या नाम था? देवल, देवल, ठीक है। सिंध का एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल। तो सिंध के बंदरगाह देवल पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करते ही सर्वप्रथम उसने सिंध से, यानी सिंध में जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? जजिया, यानी सिंध में जजिया लगाया। और जजिया लगाने के बाद, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, ठीक है, धर्मांतरण को क्या किया? बढ़ावा दिया, धर्मांतरण को बढ़ा दिया, मतलब बढ़ावा दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने आप लोगों को यह समझाया कि अगर अरबों की बात करें तो अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर अपना पहला आक्रमण करता है। और वो आक्रमण जब करता है तो उस समय सिंध का जो शासक था, सिंध का जो राजा था, वो दाहिर था, ठीक है। तो सिंध के जो बंदरगाह था जिसका नाम था देवल, सिंध का मतलब जो बंदरगाह था वहां का, वह उस बंदरगाह का नाम था देवल। तो सबसे पहले वो क्या करता है ना कि देवल पर अपना अधिकार जमा लिया, बंदरगाह पे ही अपना अधिकार जमा लिया। और अधिकार जमाने के बाद, ठीक है, सिंध में सबसे पहले जब वहां पे कब्जा करता है, तो कब्जा करने के बाद पहले जजिया लगाता है। और जजिया लगाने के बाद इसने क्या करता कि धर्मांतरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म को बदलाव करना। जैसे मान लीजिए आप कोई धर्म को मान रहे हैं, आप पे कोई अगर दबाव बनाता है कि आपको इस धर्म को नहीं मानना है, इस धर्म को छोड़ो, और किसी और धर्म को मानने के लिए आपको मजबूर करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं धर्मांतरण का बढ़ावा देना। मतलब धर्मांतरण को धर्म में अंतर मतलब चेंज करने के लिए बढ़ावा देना। तो ये बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इस अभियान में उसने सीरियन घोड़ा, इस अभियान की बात करें तो सीरियन घोड़ा, ठीक है, सीरियन घोड़े और बैक्ट्रियन ऊंट, बैक्ट्रियन ऊंट, सीरियन घोड़ा, बैक्ट्रियन ऊंट। उसके बाद बधु तोप का इस्तेमाल इसने किया। किसका प्रयोग किया? बधु तोप का। यानी जब इसने आक्रमण किया था ना सिंध क्षेत्र में, सिंध पर, तो जब इसने आक्रमण किया तो आक्रमण के समय इसने आक्रमण में सीरियल घोड़ा का इस्तेमाल किया, बैक्ट्रियन ऊंट का प्रयोग किया, साथ ही साथ बधु तोप का भी प्रयोग किया। अब इतना मजबूती से कड़े कमान के साथ इसने आक्रमण किया था तो भाई उस पर कब्जा तो करेगा ही, ठीक है। तो सिंध पे इसने कब्जा कर लिया। और उस समय सिंध का जो राजा था कौन था? शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर बेचारा हार गया। अब हार गया चूंकि ये तोप उप लेकर के आ गया, अब उसमें इसको हारना पड़ा। तो जब वो हार गया तो हारने के बाद ये देवल बंदरगाह पे कब्जा किया, उसके बाद जजिया लगा दिया, धर्मांतरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण किया है वो अरबों ने किया है। किसने किया है? अरबों ने किया है। यानी भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया मुसलमान की अगर बात करें तो भारत पर सबसे पहला अगर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है वो अरबों के द्वारा हुआ है, मतलब अरबों ने किया है। किंतु इस्लामिक राज्य की अगर स्थापना कहें, ठीक है, हालांकि इस्लाम धर्म को मानने के लिए काफी ज्यादा मतलब प्रेरित इसके द्वारा किया गया होगा। तो कहने का मतलब है ना
कि जब ये अरबों ने जब यहाँ पे मतलब आक्रमण किया पहला बार, तो इस्लामिक अगर राज्य की बात करें, तो इस्लामिक राज्य की अगर स्थापना की बात करें ना, इस्लामिक राज्य की स्थापना की बात करें, इस्लामिक राज्य की स्थापना की बात करें, तो वो किया है तुर्कों ने। किसने किया है? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने किया है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान की बात करें तो वो अरबों के द्वारा, यानी पहला मुस्लिम आक्रमण जो है अरबों ने किया, किंतु इस्लामिक राज्य की स्थापना तुर्कों ने किया। इस्लाम का भारतीय भूभाग में प्रवेश सिंध के रास्ते हुआ। अगर इस्लाम की बात करें तो इसका अगर भारत में प्रवेश की बात करते हैं कि इस्लाम का भारत में प्रवेश कैसे हुआ, तो वो सिंध के जरिए हुआ। चूंकि पहला आक्रमण सिंध पे ही किया गया था, तो सिंध के जरिए भारत में इसका प्रवेश हुआ। ठीक है, और इसलिए सिंध को इस्लाम का प्रवेश, सिंध के रास्ते मतलब इसमें हुआ, इसलिए सिंध को इस्लाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध को इस्लाम का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी इस्लाम का प्रवेश द्वार। ठीक है, इस्लाम का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? सिंध को प्रवेश द्वार। इसको कहा गया है सिंध को। ठीक है, तो अब यहां पे सवाल यह है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस्लाम का प्रवेश द्वार जो है सिंध को कहा गया है। यानी अभी तक आपने यही बात को सीखा कि अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन उस समय किसके नेतृत्व में किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण किया था, अरबों के द्वारा किया गया। तो उसका जो मतलब मेन अगर लीडर की बात करें, नेता की बात करें, तो उस समय इसका जो मेन जो नेता था, यानी कहने का मतलब इसका जो मेन जो हेड लीड में उसमें जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो अरबों ने भारत पे पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। अगर मुस्लिम की बात करें, यानी आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसी के नेतृत्व में अरबों के द्वारा भारत पे पहला आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में, और इसने आकर के सिंध पर अधिकार जमा लिया। उस समय सिंध का जो राजा जो था वो दाहिर था, और उसके जो बंदरगाह था देवल, उस पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद धर्मांतरण को मतलब बढ़ावा देता है। ठीक है, और उस समय इसने जब आक्रमण किया था तो सीरियन घोड़ा, बैक्टीरियन ऊंट, और साथ ही साथ ये तोप का प्रयोग किया था, बधु तोप का प्रयोग किया था। और इस्लाम के अगर हम प्रवेश द्वार की बात करें, चूंकि इस्लामों ने सिंध क्षेत्र से ही प्रवेश किया था, सिंध के रास्ते से ही प्रवेश किया था भारत में, तो इस्लाम का प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो इस्लाम का प्रवेश द्वार सिंध को कहा जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी कौन था? ठीक है, यानी आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी, यही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम जो शासक था वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यानी करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है आपका, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था किसने? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए तो ध्यान देना है, हम बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और किसकी? कोहिनूर हीरे की। तो इसको कौन ले गया था? तो अब बात करते, देखिए आपने नाम सुना होगा शाहजहां का, ठीक है। तो शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया था। इसने शाहजहां ने, ठीक है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में, मयूर सिंहासन जो था, सिंहासन, तो मयूर सिंहासन में क्या जड़वाया था, क्या उसमें लगवाया था? तो कोहिनूर हीरे, यानी कोहिनूर हीरे का प्रयोग जो है, कोहिनूर हीरे का जो प्रयोग है, यानी इसमें जड़वाया था अपने सिंहासन में, मयूर सिंहासन में। किस सिंहासन में? मयूर सिंहासन में। किसने? तो शाहजहां ने, ठीक है। तो
ईरानी शासक, ईरानी शासक जो था, ईरानी शासक जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। तो ये जो नादिर जो शाह था ना, ईरानी शासक था, ठीक है। कौन सा शासक? ईरानी शासक। तो नादिर शाह क्या करता है ना कि नादिर शाह जो है ये मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरे को फारस लूट करके ले गया था। ये जो मयूर सिंहासन में जो जड़वाया था कोहिनूर हीरे को, किसने जड़वाया था? शाहजहां ने। यानी शाहजहां जो है अपने मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरे को जड़वाया था, लेकिन उस मयूर सिंहासन को अर्थात कोहिनूर हीरे को ईरानी शासक नादिर शाह जो था उसने क्या किया? लूट लिया। और लूट करके कहां लेकर के गया था? फारस, ठीक है, फारस लेकर के गया था। तो सवाल कहता है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को किसने ले गया था? तो कौन ले गया था? तो नादिर शाह। कौन लेकर के गया था? नादिर शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल अगला है आपके पास। अगला सवाल कहता है कि 13वीं शताब्दी में डॉट 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 द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ बौद्ध के समान था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिनहाज ए सिराज, मिलाल सिराज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में यानी मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज, ठीक है, मिनहाज ए सिराज द्वारा किए गए शब्दों का प्रयोग का तात्पर्य अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा, ठीक है, 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो मिनहाज ए सिराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपके पास है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार के शिलान्यास की बात करें, ठीक है, शिलान्यास। तो कुतुब मीनार के शिलान्यास की बात करें तो शिलान्यास कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार का शिलान्यास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनवाई थी, ठीक है। कुतुब मीनार के पहली मंजिल की बात करें तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल जो है, पहली मंजिल यानी फर्स्ट जो तल्ला है यानी पहली मंजिल की बात करें तो ऐबक ने ही बनाया। किसने बनवाया? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया। कब बनाया था? देखिए यानी कुतुब मीनार का शिलान्यास किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसका पहला मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया। और 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, ठीक है, चौगान एक खेल होता है। तो चौगान खेलते समय, ठीक है, ऐबक क्या होता है कि गिर जाता है। चौगान खेल रहा था, इसे डंटा से मारने वाला होता है। घोड़े पे चढ़ करके लोग खेलते हैं, तो घोड़ा पे चढ़ करके चौगान खेल रहा था और उसी समय खेलते समय घोड़ा से बेचारा गिर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये एक मंजिला तो बना लिया था, पहली मंजिला का तो निर्माण कर दिया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का पहला मंजिल इसने बना लिया था, शिलान्यास करवाया। शिलान्यास करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिला तो बना लिया, यानी 1210 ईस्वी की अगर बात करें तो उस समय पहला मंजिल बन गया। लेकिन उसी समय पहला मंजिल जब बन करके तैयार हुआ था तो ये 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहा था और चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन जब ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उस समय पहला मंजिल ही तैयार हुआ था। तो इसके बाद यानी इसकी मृत्यु के बाद, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद जो कार्य जो बच गया था कुतुब मीनार का, तो उसको जो है सब पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और यह जो है ना, अगर कुतुब मीनार की बात करें तो टोटल ये 5 मंजिला इमारत है, यानी 5 मंजिला, ठीक है, क्या है? 5, यानी यह 5 मंजिली संरचना है, 5 मंजिली संरचना है, ठीक है। यानी कुतुब मीनार जो है 5 मंजिली संरचना है।
और इसको जो पूरा जो काम करवाया था बचे हुए कार्य को इल्तुतमिश ने किया था। तो आपका सवाल था कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा आंसर, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गाजिया, राजिया, साजिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक की अगर बात करें तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक की बात करें, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक की बात करें तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया जो है ना दिल्ली सल्तनत की प्रथम सुल्तान थी, जिसने जनता के समर्थन में, जिसने जनता के समर्थन में, जनता के समर्थन में, जनता के समर्थन में गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, गद्दी प्राप्त की थी, गद्दी प्राप्त की थी, गद्दी। देखिए, यानी रजिया सुल्तान जो है ना दिल्ली सल्तनत की पहली यानी प्रथम महिला शासक थी। और साथ ही साथ बहुत दिलचस्प की बात थी कि रजिया सुल्तान जो है ना जनता की समर्थन प्राप्त किया। जनता का समर्थन, जनता जो है इसको, लोग जो है लोगों ने इनको सहयोग किया रजिया सुल्तान को, तो जनता के समर्थन पा करके और दिल्ली की गद्दी को प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार, आपने नाम अभी इसका कुछ देर पहले लिया। ठीक है, या देखिए इनका जो नाम एक था, इतिहासकार सुप्रसिद्ध इतिहासकारी हैं जिनका नाम है, इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो सुप्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महान शासक, कुशाग्र बुद्धि, न्यायप्रिय, हितकारी एवं प्रजा का कल्याण करने वाली स्त्री शासक थी, इन्होंने बताया था। काफी अच्छा शासन चलाती है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता यानी राज चलाने वाला यानी वहां का शासक कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान यानी रजिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन मतलब थी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चंगेज खान की समकालीन की बात करें, ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी में सुल्तान सिकंदर लोदी, सी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन कौन थी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो ये जो है चंगेज खान का समकालीन था। ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था। किसका समकालीन था, चंगेज खान का। ठीक है, इल्तुतमिश जो है इलवरी जाति का तुर्क था। ये जो इल्तुतमिश जो है इलवरी जाति, इलवरी जाति का तुर्क था, इलवरी जाति का तुर्क था, तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और साथ ही साथ इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, दामाद प्लस गुलाम। ठीक है, यानी इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, दामाद था। ठीक है, और मुगल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था और चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह, ठीक है, जेकर पुत्र यानी पुत्र जलालुद्दीन, जलालुद्दीन
दिन मंगाबरने भारत पहुंचा, ठीक है, और इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दिया था। तो यानी सवाल क्या कहता था कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन मतलब था, कौन चंगेज खान का समकालीन था, तो कौन चंगेज खान का समकालीन था, तो हम कहेंगे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। ये इलवरी जाति का तुर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। 40 ग्रुप शक्तियों को किसने तोड़ा? 40 ग्रुप की शक्तियों को, यानी 40 ग्रुप की शक्तियों को, 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? बलबन, सुल्तान, रजिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो देखिए 40 ग्रुप के अगर विनाश की बात करें, इसको शक्तियों को तोड़ने की बात करें, तो वो था बलबन। बलबन, तो बलबन ने किया था, जबकि इसको इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। 40 शक्ति ग्रुप को किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो ग्रुप था ये बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, और इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 ग्रुप की शक्ति को जो बनाया गया था, इसको तोड़ दिया था किसने? बलबन ने। किसने तोड़ा था? बलबन ने तोड़ा था। यह एक 40 शक्तिशाली, इसमें क्या था ना कि 40 शक्तिशाली, ठीक है, 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह था, ठीक है, 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का इसमें समूह था, जिसको किसके द्वारा? देखिए ध्यान दीजिएगा, 40 ग्रुप की शक्तियों को बलबन के द्वारा तोड़ा गया। इसमें 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह था। तो इसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तोड़ा किसने? बलबन ने। तो 40 ग्रुप शक्तियों को किसने तोड़ दिया? बलबन ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली के पास सीरी शहर एवं सीरी के दुर्ग का निर्माण जो कार्य है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1303 ईस्वी में दिल्ली का विकास श्री नाम से प्रारंभ किया था। दिल्ली का विकास श्री के नाम से प्रारंभ किया था। बेगमों तथा शहजादियों को नहाने के लिए सीरी में, ठीक है, बेगम तथा शहजादियों के नहाने के लिए क्या होता था ना कि वहां सीरी में हौज ए खास का निर्माण कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 ईस्वी में दिल्ली का विकास श्री नाम से प्रारंभ किया था। और वहां पे क्या होता था कि बेगम तथा जो शहजादी होती थी, तो बेगम तथा शहजादियों को नहाने के लिए सीरी में ही हौज ए खास, ठीक है, हौज ए खास का निर्माण करवाया। हौज ए खास का निर्माण करवाया, जो नहाने का मतलब बनाया गया था सिस्टम उसमें, जिसमें कौन नहाएंगे, मतलब उनकी जो बेगम होती थी वो, या फिर शहजादियां जो होती थी वो इसमें स्नान करते थे, यानी हौज ए खास का निर्माण करवाया। इसके बीचों बीच एक गुंबद है। हौज ए खास की बात करें तो इसके बीचों बीच में क्या है? गुंबद है। ठीक है, गुंबद है। और इसके विषय में अमीर खुसरो जी कहे थे। कौन? अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी कहे थे कि यह मानो समुद्र की सतह पर पानी का बुलबुला है। ये जो हौज ए खास जो बनाया गया था, ऐसा माना जाता था कि समुद्र के सतह पर पानी का एक बुलबुला है। चूंकि इसमें गुंबद लगा हुआ था, गुंबद था एक, तो ऐसा लगता था कि समुद्र के सतह में एक पानी का बुलबुला है। और इस बात को बताया था अमीर खुसरो ने। ठीक है,
और कीको पर अलाउद्दीन की सिकंदर ए सानी की उपाधि मिलती है। चलिए, तो इसका सवाल था सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, फिरदौसी, हसन निजामी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, देखिएगा, एक अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के द्वारा आईने देखिए, आइन ए सिकंदरी, आइन ए सिकंदरी, अमीर खुसरो के द्वारा आइन ए सिकंदरी एक मनसवी, ठीक है, या मनस्वी कह सकते हैं। मनस्वी अर्थात मनस्वी का मतलब होता है कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह। यानी अमीर खुसरो के द्वारा आईने सिकंदरी जो है एक मनस्वी है, मनस्वी का मतलब कविताओं का संग्रह है। आईने सिकंदरी क्या है? आईने सिकंदरी क्या है? तो एक कविताओं का संग्रह है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अब आईने सिकंदरी में अगर बात करें तो इसमें जो है ना, आईने सिकंदरी में सिकंदर की विजयों का उल्लेख है। सिकंदर जो है ना, नाम ही है, देखो, आईने सिकंदरी। तो सिकंदर जो था, ये जो विजय प्राप्त किया था ना, जो रण क्षेत्र में जो जीत हासिल किया था, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है, उसी का उल्लेख किया गया है, यानी सिकंदर के विजयों का। अमीर खुसरो को कई सुल्तानों का संरक्षण मिला था। अमीर खुसरो जो है, इसको कई शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, सुरक्षा दिया था, तथा यह महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का क्या था? शिष्य था। कौन? अमीर खुसरो। इसे कवाली, गजल, खड़ी बोली तथा सितार का जनक भी कहा जाता है। अगर अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो की बात करें तो इसको कवाली का नाम सुना होगा, कवाली जिसको बोलते हैं। गजल का भी नाम आपने सुना होगा, गजल, या आपने नाम सुना होगा खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली, गजल, कवाली, साथ ही साथ आप कह सकते हैं सितार। क्या बोल सकते हैं? सितार। तो इस सभी का जनक कहा जाता था। बहुत ही इससे सवाल आता है। देखिए, सितार का जनक किसे माना गया था? अमीर खुसरो को। कवाली का भी जनक किसे माना गया? अमीर खुसरो को। गजल का भी जनक अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, जिसने आईने सिकंदरी नामक पुस्तक को लिखा था। इसमें क्या था? कविताओं का संग्रह किया गया था, माने मनस्वी अर्थात कविताओं का संग्रह किया गया था, ठीक है। और इसमें सिकंदर की विजय की उल्लेख किया गया है कि सिकंदर कैसे विजय प्राप्त किया था, उसके उल्लेख किए गए हैं। तो आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो गए? अमीर खुसरो। कौन हो गए? अमीर खुसरो, ठीक है। सितार के जनक कहे जाने वाले, खड़ी बोली के जनक, गजल के जनक, कवाली के जनक, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, अमीर खुसरो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो जो है पेशे से कवि थे। कवि के साथ साथ संगीतकार भी हैं, माने संगीतकार भी थे। तो अमीर खुसरो एक कवि रह चुके हैं, अमीर खुसरो संगीतकार हैं, ठीक है। इनका जन्म वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो जो है, ठीक है, अमीर खुसरो एक पेशे से बात करें तो एक कवि थे, संगीतकार थे, और इनका जो जन्म हुआ था वर्तमान में कासगंज जिले पटियाली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो था ना, इनका अगर अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जो मूल नाम था अमीर खुसरो का, तो मूल जो नाम है इनका, मूल नाम था इनका अबुल, ध्यान दीजिएगा, मूल नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन, ठीक है, खुसरो, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था?
अबुल अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो नाम था इनका। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, हमने पहले ही बताया निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो ये जो है किसके शासनकाल से संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। ठीक है, इसी से संबंधित है। आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य का स्थापना किया था? तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक किस वर्ष किया था? 1230, 1305, 1320, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक किस वर्ष तुगलक वंश का साम्राज्य का स्थापना किया था। तो सितंबर की बात करें, सितंबर 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां, ठीक है, खुसरो खां को पराजित करके, पराजित देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना किया। तुगलक वंश का स्थापना किया। तुगलक वंश का स्थापना किया किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश का स्थापना इसने किया। और गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। 1325 ईस्वी में। तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है, तो संभवतः ऐसा बताया जाता है कि नहरों का जो निर्माण हो रहा था, तो नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन, ये नहर का निर्माण करा रहा था। तो नहर के निर्माण करता यह था गयासुद्दीन तुगलक। जब इसका निर्माण मतलब जब इसका मृत्यु हो जाती है 1325 में, तो थोड़ा उसमें बाधा पड़ता है। यानी नहरों के निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक जो था वो प्रथम सुल्तान था, प्रथम शासक था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की? तो 1325 ईस्वी में। और सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके इसने तुगलक वंश का स्थापना करवाया था, यानी किया था। कितना ईस्वी में? 1320 ईस्वी में। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1320। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, अगला जो सवाल है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? फरिश्ता, इब्न बतूता, अबुल फजल, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सवाल की अगर बात करते हैं, तो मोरक्को का मूल निवासी जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। इसने 1333 ईस्वी में, ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान। तो दिल्ली के जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के शासनकाल में, यानी इसी के दरबार में ये इब्न बतूता आया था। ठीक है, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में आया था। और सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हो गया। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, जो सुल्तान था, जो राजा था, तो इब्न बतूता जब इसके दरबार में आया, तो इतना इसके मतलब बातों से प्रभावित हो गए मोहम्मद बिन तुगलक, कि इसके बातों से प्रभावित होकर के इसकी विद्वता से प्रभावित हुए और उसे दिल्ली का काजी बना दिया, काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया किसको? इब्न बतूता को। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था 1333 ईस्वी में, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के। ठीक है, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम था किताब उल रेहला। तो किताब उल रेहला जो 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां ये देता है, किताब उल रेहला। ठीक है, किताब उल रेहला से बहुत ज्यादा मतलब इससे जानकारियां मिलता है। 14वीं शताब्दी में इसको, ठीक है, बनाया गया था, लिखा गया था। चलिए, तो सवाल था 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को
न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो वो है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट सवाल है। अब आज का सवाल इतना ही। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आप सब लोग से विदा लेते हैं। यदि आप लोग को समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।